बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग जो हैं वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वेरिएशंस। तो इस चैप्टर को हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास, वेरिएशंस क्या होती हैं, किसे बोलते हैं वेरिएशंस। और सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ रेशो, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। तो इंशाल्लाह जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग अपने रेशो वाले पार्ट को कवर करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज़ रेशो। सो फर्स्ट वन इज़ डिफाइन रेशो। रेशो क्या होती है? अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। दो सेम टाइप की जो चीज़ें होती हैं या एक ही किस्म की जो चीज़ होती है उसके दरमियान अगर कोई रिलेशन बनाया जाए तो दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड रेशो। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर कोई सेम क्वांटिटीज़ हैं या आप ऐसी चीज़ के दरमियान डील कर रहे हैं जिनके यूनिट्स जो हैं वो सेम हैं, तो इट मीन्स दे आर ऑफ सेम काइंड, यानी कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस दैट इज़ इन किलोमीटर्स, तो एक टर्म जो है वो किलोमीटर में है तो दूसरी टर्म भी क्या होनी चाहिए? किलोमीटर में। तो अगर आप इस तरह सेम चीज़ों के दरमियान रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं तो दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड रेशो। A relation between two quantities of same kind measured in the same unit is called ratio. If A and B are the two quantities, उसने एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल A जो है वो एक क्वांटिटी है और B जो है वो दूसरी क्वांटिटी है, और जो दोनों हैं क्वांटिटीज़ A एंड B, दे आर ऑफ सेम काइंड, देन क्या होगा? इनकी रेशो का अगर हमने लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? A रेशो B के साथ। ठीक है, ये देखिए आप, A रेशो B के साथ ऐसे लिखेंगे और ये शो किया जाता है इन दो डॉट्स के साथ। ठीक है, जब ये दो डॉट्स लगे होंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड कि हम जो है उन क्वांटिटीज़ की रेशो के बारे में बात कर रहे हैं, उनके दरमियान एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा रिलेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन सेम क्वांटिटीज़। ठीक है, और इस रेशो को जो है हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ A/B। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। रेशो को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो ऐसे डॉट्स के साथ A रेशो B, और दूसरा मेथड होता है A/B फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो डिवीजन में जब भी कोई चीज़ आती है दैट शुड नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर डिवीजन वाली टर्म हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो हमारा जो आंसर है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इफ़ B गोज़ टू ज़ीरो तो जो हमारा इस इक्वेशन का या इस फ्रैक्शन का जो आंसर है दैट विल बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो इसलिए हम मेंशन करते हैं कि B कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। तो रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैं आपको भी समझा देती हूँ। इफ़ अ हॉकी टीम विंस 4 गेम्स एंड लूजेस 5, 4 गेम्स जीतती है, 5 गेम्स वो हारती है, देन द रेशो ऑफ द गेम्स वॉन टू द गेम्स लॉस्ट क्या होगी? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है, दैट इज उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है देन द रेशो ऑफ गेम्स वॉन टू गेम्स लॉस्ट। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा? गेम्स वन, ऊपर कौन सी आएगी? गेम्स वन। तो गेम्स वन कौन सी हैं? 4 गेम्स उसने जीती हैं। 2 गेम्स लॉस्ट कितनी की हैं? 5। अगर वो ये पूछता व्हाट इज द रेशियो ऑफ गेम लॉस्ट टू गेम वन, अगर वो लॉस्ट और विन का पूछ लेता तो ये उलट हो जाना था। लॉस्ट कितनी थी? 5 और विन कितनी थी? 4। ठीक है, तो आपने ये बहुत केयरफुली देखना है कि उसने रेशो जो है वो किस तरह पूछी है, 1 टू लॉस्ट पूछी है या लॉस टू 1 पूछी। ठीक है, सो इसको हमने 4:5 लिख लिया और इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि आपको देखना है। इसने यहाँ पे क्या पूछा था? गेम्स वन टू गेम्स लॉस्ट। तो हमें ऑर्डर जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं लॉस्ट वाली जो वैल्यू से पहले लिख दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूँ 5/4, तो अगर इसे मैंने ऐसे लिख दिया तो दैट विल बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। और वो क्यों होगा ऐसे? क्योंकि जब भी हम रेशो की बात करते हैं तो इसके लिए ऑर्डर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो ऑर्डर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है हमने उसी ऑर्डर को लेकर चलना है। हम अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1 टू लॉस्ट का पूछा है तो पहले 1 का लिखेंगे और बाद में लॉस्ट का लिखेंगे। ठीक है,
So the next point is in ratio A ratio B the first term is antecedent. अब A ratio B में जो first term है हमारी A is antecedent and the second term B is called consequent. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि रेशियो में हमारे पास A over B होता है, so this is antecedent होता है और this is consequent. एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. आई होप कि आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज एंटीसीडेंट एंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट. रेशियो में जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज एंटीसीडेंट एंड रेशियो में जो सेकेंड टर्म होती है दैट इज कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशियो जो है, जैसे कि हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि मेजर्ड इन सेम यूनिट्स. तो अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं और वो सेम यूनिट्स में है तो उसके जो है वो रेशियो का जो यूनिट है वो नहीं होगा. जब सेम यूनिट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एक टर्म हमने मेजर की 7 मीटर थी, 7 मीटर टू 3 मीटर है, हम कोई रेशियो डील कर रहे हैं तो यूनिट सेम होने चाहिए. हमने देखिए आपको डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि मेजर्ड इन सेम यूनिट. तो 7 मीटर टू 3 मीटर की जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे. सेम यूनिट्स होंगे तो वह कैंसिल हो जाएंगे. सो जो रेशियो है दैट विल बी यूनिटलेस. रेशियो का कभी भी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, चाहे रेशियो कहीं पे भी आ जाए. ठीक है, वर्ड रेशियो जो है कहीं पे भी आ गया तो इसका मतलब उसका कोई भी यूनिट नहीं है. तो चलें जी, अब हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और जब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो मज़ीद बेटर हो जाएंगे. सो द फर्स्ट इज़ कि हमें ये क्वेश्चन दिया और हमें बोला है इसका जो है वो आपने रेशियो फाइंड करनी है. तो हम चलते हैं अब अपनी नोटबुक की तरफ और एग्जांपल 1 के फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं. ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने हमें 2 टर्म्स दी हैं और हमें बोला है कि इसकी क्या फाइंड करें, रेशो. तो जैसे कि रेशो की डेफिनेशन में था कि रेशो जब भी डील करते हैं कि उसका यूनिट जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का यूनिट जो है वो सेम है. तो हम क्या करेंगे, इसकी ले लेंगे रेशो. सो इनकी रेशो क्या हो जाएगी, 200 ग्राम्स रेशो 700 ग्राम्स. हमें इनकी रेशो फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे, सेम यूनिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा. लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करना चाह रहे हैं सो इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे कैंसिल करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे से कैंसिल कर लेते हैं, देखें सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. और इसी तरीके से ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारी जो रेशो है उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/7. और इसको हम कैसे लिखेंगे, 2:7. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. तो जब भी हमें कोई रेशो का क्वेश्चन दिया होगा तो हमारी एटमोस्ट कोशिश यही है कि जो भी क्वेश्चन है उसे हम सिंपलेस्ट वेरिएंट में लिखें. ठीक है, वो जितना कैंसिलेशन हो सकती है उसका करके उसको सिंपल फॉर्म में लिखें. तो ये था जी हमारा सेकेंड पार्ट. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट में भी हमें एक दिया गया है टर्म और वो कौन सी है, 1 किलोमीटर टू 600 मीटर. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने ए पार्ट किया था तो दोनों यूनिट्स हमारे सेम थे और रेशियो का भी हमें पता है, डेफिनेशन पढ़ी है, दोनों यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए. तो अब देखिए जो बी पार्ट है हमारा, इसमें यूनिट सेम नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि इन यूनिट्स को सेम करेंगे. अब ये देखिए हैं तो दोनों यूनिट्स जो हैं वो डिस्टेंस के ही हैं, बस प्रीफिक्स लगा हुआ है. तो हमें क्या करना है कि या तो आप 600 को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें या आप 1 किलोमीटर जो गिवन है आपको इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लें. सो बजाय इसके कि हम 600 को किलोमीटर्स बनाएं तो इट्स बेटर कि हम 1 किलोमीटर को मीटर्स में ले आएँ. ठीक है, सो किलो किसके इक्वल होता है, किलो इज़ इक्वल्स टू 1000. तो हम जो है वो कन्वर्जन कर लेंगे. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1000 मीटर रेशो 600 मीटर. किलो इक्वल्स टू 1000 था, यहाँ पे मैंने किलो की जगह पे 1000 लगा दिया और ये हमारा आ गया. तो अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें. अगर आपने इसे ऐसे सॉल्व करना है ऐसे सॉल्व कर लें, और अगर डिवीजन की फॉर्म में लिख कर सॉल्व करना अगर आपको ज़्यादा इजी लगता है तो आप वैसे लिख के सॉल्व कर लें. ठीक है, तो ये देखें जी, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए और 2 3 are 6 एंड 2 5 are 10. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो हमारा आंसर आ गया 5/3 यानी कि 5:3. ठीक हो गया, यहाँ तक जो है वो हमारा
इस एग्जाम्पल का भी सोल्यूशन निकला। तो जब यूनिट्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे तो आपने क्या करना है, यूनिट्स को सेम करना है, सेम बनाना है। जब यूनिट सेम बनेंगे तो ही हम जो है उन्हें सॉल्व कर सकेंगे, उनकी रेशो को ले सकेंगे। सो लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 2, फाइंड ए इफ़ द रेशियोज, इसमें हमें रेशियोज गिवन है और उसने बोला है कि ये वाली जो रेशो है इज़ इक्वल्स टू दिस रेशो, क्योंकि ये दोनों रेशियोज गिवन है दैट आर इक्वल, और इसमें से जो है जहाँ पर भी ए आ रहा है हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नोटबुक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ आवर गिवन क्वेश्चन। क्या करना है हमें, उसने बताया है कि हमें 2 रेशोज़ दिए हैं, ठीक है। अभी तक तो हम एक रेशो में डील कर रहे थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि एक ये रेशो है और एक ये रेशो। तो उसने बोला है कि ये जो दोनों रेशोज़ हैं दैट आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास a+3 डिवाइडेड बाय 7 + a, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसे लिखूँ तो ये हो जाएगा 4/5। तो उसने हमें बताया दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स इनके दरमियान में कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल का, ठीक है। तो मैंने अगर ऐसे लिख लूँ a/3 7 + a इज़ इक्वल्स टू 4/5। तो मुझे इसमें से क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी, ठीक है। सो 5 × a+3 इज़ इक्वल्स टू 4 × 7 + a। जस्ट सिंपली मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये अब ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन कर दें, 5a + 15। जैसे नॉर्मली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आगे से आपने सारा इसे वैसे ही सॉल्व करना है। 7 4 = 28 + 4a, तो 5a - 4a और 28 - 15 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a आ गया और 28 - 15 आ गया हमारे पास 13। तो यहाँ से हमारे पास निकल आई a की वैल्यू और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो आपने देखा कितना इजीली जो है हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो भी रेशियोज़ दी थी सिंपली उनको डिवीजन की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, और उसने हमें बताया था कि जो दोनों रेशियोज़ हैं दैट आर इक्वल, तो इनको इक्वल रख के हमने जस्ट सिंपल इसको सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के। जैसे हम नॉर्मली आम क्वेश्चंस को, आम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आपने उसी तरीके से सॉल्व किया और इसमें से हमने a की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। So let us move towards our book and see what is the next one. So the next is example number 3. If 2 is added in each number of the ratio 3/4, we get a new ratio. This find the numbers. क्या कहा है उसने हमें यहाँ पर कि एक रेशो दिया, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, कोई भी हमें नहीं पता कि वो कौन से नंबर हैं, बस उसने उन 2 नंबर्स की जो है हमें रेशो दी है। नंबर्स गिवन नहीं है लेकिन उन नंबर्स की जो है हमारे पास रेशो गिवन है, ठीक है। ये नंबर्स नहीं है बल्कि उनकी क्या है, रेशो है। सो इससे जो है हम पहले नंबर्स बनाएंगे इस रेशो की हेल्प से, और फिर उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, और वो किसके इक्वल है, 5/6 के इक्वल। तो चलें जी इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये आ गई मेरे पास एग्जांपल नंबर 3। इसमें उसने क्या कहा है कि हमें उसने बताया है कि रेशो ऑफ 2 नंबर्स, कोई से 2 नंबर्स हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन से नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, बस उसने ये बताया कि कोई से 2 नंबर्स हैं और उनकी रेशो क्या है, 3/4। तो हम क्या करेंगे, इसी रेशो को यूज़ करते हुए इनसे ही नंबर जो है वो बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 वाला जो है इसका जो रेशो बन रही है, इसका जो नंबर बन रहा है वो कौन सा होगा, 3x, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन सा है तो हम इसे लिख रहे हैं 3x, और इसी तरीके से जो सेकंड नंबर है उसे हम लिख रहे हैं 4x। तो ये हो गई जी हमारी सपोजिशन कि हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 3x एंड अवर सेकंड नंबर इज़ 4x। क्योंकि उनकी रेशो गिवन थी तो हमने उस रेशो की हेल्प से जो है अपने नंबर्स को फाइंड आउट किया है। तो अब मैं आपको बुक की तरफ लेके जाती हूँ। तो उसने बोला था कि इसमें अगर 2 ऐड किया जाए, इफ़ 2 इज़ एडिड इन ईच नंबर, अब हमने नंबर निकाल लिया इस रेशो से, ठीक है। उसने कहा है 2 इज़ एडिड इन ईच नंबर, तो ये जो दोनों नंबर आए हैं इसमें हम क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे। एक नंबर हो जाएगा जब 3x + 2, और सेकंड वाले में जब एडिशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4x + 2, या इसे अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो ये आएगा 3x + 2, इसमें 2 का एडिशन किया, और इसी तरीके से जब इसमें किया तो ये आ जाएगा 4x + 2, ठीक है। क्योंकि उसने बोला था हमें कि हमें इसमें जो है वो 2 एडिशन किया है इसकी। देन वी गेट अ न्यू रेशो, तो हमारे ये जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5/6 के, ठीक है।
तो अपने इस रिज़ल्ट को अब हम 5:6 के इक्वल रख लेंगे। ये भी बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ से रेशो थी, तो इसे हम रेशो की फॉर्म में लिख रहे हैं, जो कि ये थी डिवाइडेड बाय क्या है 4x+2, और ये किसके इक्वल थी 5:6 के, तो हमने उसे भी फ्रैक्शन में लिख लिया, तो ये आ गया 5/6। तो हमें बेसिकली वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर्स तभी फाइंड आउट होंगे ना जब हमारे पास x की वैल्यू होगी। तो चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालनी है इसमें से हमें। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या आ जाएगा 6 × 3x+2 इस साइड पर, और 5 × 4x+2 दूसरी साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 3s are 18x + 6 2s are 12 is equals to 5 4s are 20x + 5 2s are 10। सिंपल जो है बस मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है। तो अब x यहाँ पे बड़ा है, तो 18x को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो 10 को इस साइड पर लेते हैं। 12 + 10 था, इधर आकर हो गया -10, और यहाँ पे +20x ऑलरेडी था, -18x दूसरी साइड से आ गया। ठीक है, तो 12 - 10 आ गया हमारे पास 2 इस साइड पर, और 20 - 18 भी आ गया मेरे पास 2x। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, 2 / 2 हो जाएगा, और x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये थी जी हमारी x की वैल्यू। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, बल्कि हमें जो है अपना फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो था 3x, और जो सेकंड नंबर था दैट वाज 4x। तो हमें यहाँ पर जो है x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो है हमारे नंबर्स निकलेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 3x, सो x इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 3, और इसी तरीके से अब हम सेकंड नंबर भी निकाल लेंगे। सो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पर भी जो है अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज़ 1। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो यही था जी हमें फाइंड आउट करना, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने थे कि वो कौन से नंबर्स थे जिनकी जो है वो ये रेशो आ रही थी। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर और रेशो का टॉपिक। रेशो के टॉपिक में से हमारी एक एग्जांपल रहेगी, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 4। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एग्जांपल 4 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जो है बस आप लोग रेशो के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, और जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई हैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।